गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है फिजिक्स ही तो है, इट्स सिंपल एंड इजी। बेटा लास्ट टॉपिक जो हम पढ़ रहे थे वो डायमेंशन एनालिसिस पढ़ रहे थे। फिर हमने डायमेंशंस कैसे निकालते हैं ये जाना था। फिर हमने ये जान लिया था कि सर डायमेंशंस जो निकाल रहे हैं उसका यूज क्या होता है। अब डायमेंशन का क्या यूज होता है उसे पढ़ने के लिए हमने देखा था कि सर एक यूज इसका ये है कि ये एक कोई फिजिकल क्वांटिटी दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पे किस पावर पे डिपेंड करती है उसका पता लगाया जा सकता है, जिसे आसान भाषा में हम फॉर्मूला मेकिंग कह रहे थे। जैसे कल हमने एक क्वेश्चन करा था जिसके अंदर हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाला था। अब एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था जिसके अंदर क्वेश्चन वही है पर लैंग्वेज थोड़ी ट्विस्टेड है। लैंग्वेज ट्विस्टेड है। कल मैं ये लिखा था कि टाइम पीरियड जो है वो इन क्वांटिटीज पे डिपेंड करता है। आज क्या लिखा है कि देयर आर सम बेस क्वांटिटीज एंड फोर्स इज डिपेंड ऑन इट। देखो क्वेश्चन पढ़ो, उसमें कुछ ऐसा लिखा है कि एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी, छोटा छोटा सा लिखा है मैंने क्योंकि अब पूरा क्वेश्चन नहीं है, पूरा क्वेश्चन आपके पास है। वो ये कह रहा है कि जो फोर्स है वो डिपेंड करती है एरिया, वेलोसिटी और डेंसिटी एज अ बेस क्वांटिटीज पे। लैंग्वेज को घुमाने का तरीका है और मैंने दूसरा न्यूमेरिकल इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको ये घूम कैसे जाएगी ना लैंग्वेज, ये समझना है। ठीक है, समझेंगे। देखिए अगर मैं ये कहूं कि आप अपने फादर पे डिपेंड करते हैं तो बात ठीक है, आप अपने फादर पे डिपेंड करते हैं। कैसे डिपेंड करते हैं सर? जो भी खाना पीना होता है वो फादर की इनकम से आता है। सही बात है, कल हमने ये पढ़ा। आज इस क्वेश्चन में कह रहा हूं कि आप जो है आपका जो खाना पीना है वो आपके फादर जो है उनकी जो इनकम है वो बेस है। मतलब आपका बेस आपकी फादर की इनकम है। आसान भाषा में क्या ये सही है? हाँ। क्या इसका मतलब यही है कि आप उन पर डिपेंड करते हो? हाँ। तो वो अभी भी क्वेश्चन में यही कहना चाह रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो फोर्स होता है ना वो डिपेंड करता है एरिया पे, वेलोसिटी पे और डेंसिटी पे। किस किस पे? एरिया पे, वेलोसिटी पे और कौन? डेंसिटी पे। अगर वो इन चीजों पे डिपेंड करता है तो आपको ये बताना है कि फॉर्मूला क्या होगा। अब बेटा फॉर्मूला क्या होगा का मतलब कितनी पावर होगी, एरिया की क्या पावर होगी, वेलोसिटी क्या पावर होगी और डेंसिटी की क्या पावर होगी, ये हमें निकालना है। चलिए निकालेंगे, देखेंगे क्या ऐसे लिखते थे सर जो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सर सॉल्यूशन जब हम कर रहे थे तो हम ऐसे लिखते थे सर जो फोर्स है ना, फोर्स वो डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? डिपेंड कर रही है एरिया के ऊपर। सर एरिया के लिए मैं कैपिटल ए लिख देता हूं। फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर, मैं वी लिख देता हूं, कैपिटल वी। फिर किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? डेंसिटी के ऊपर। डेंसिटी के लिए हम रो लिख देते हैं। सुना होगा ना पहले। आगे कैसे सॉल्व करेंगे सर? आगे ऐसे सॉल्व करेंगे कि जो ये फोर्स लिखी है ना, आगे हम इसकी पावर्स, फोर्स के आगे जो ये क्वांटिटीज लिखी होती थी इनकी पावर्स को लेट करते थे। अब हमने पिछले क्वेश्चन में एबीसी लेट किया था, पर क्योंकि इसके अंदर यहाँ पे ए यूज कर लिया हमने, तो अब की बार ना मैं एक्स वाई जेड लेट कर लेता हूँ। क्या फर्क पड़ गया? ए की पावर एक्स लेट कर लेते हैं, लेट ए की पावर एक्स, वी की पावर वाई एंड रो की पावर जेड। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर, वैसे ही तो है जैसे कल किया था, बस आगे का स्टेप तो आता है। फोर्स की डायमेंशन क्या? एम एल टी की पावर -2। हाँ सर, इसकी डायमेंशन बदलेंगे तो इज इक्वल टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल है जो डायमेंशन इधर की है वो डायमेंशन इस पूरे की होनी चाहिए, पूरे की मिला के। ठीक है सर, ए की डायमेंशन, ए क्या है? एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है? पहले यूनिट में जाएंगे, यूनिट क्या होती है? मीटर स्क्वायर। एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। अब मीटर बताओ लेंथ होगा कि मास होगा कि टाइम होगा? तो आप कहोगे सर मीटर तो लेंथ होगा, तो क्या सर ए की पावर यानी कि एल की पावर 2 और उसके ब्रैकेट में ऊपर एक्स तो सर साथ में है इसके। हाँ तो एक्स साथ में तो है, आगे बढ़ते हैं। वी क्या है? वी है बेटा यहाँ पे वेलोसिटी। अगर वी यहाँ पे वेलोसिटी दे रखी है तो वी का क्या याद होता था? क्या याद होता था? नहीं, क्या डायमेंशन होती थी अगर याद है आपको? एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन की पावर वाई। बता कोई दिक्कत? आगे देखें, रो क्या होता था बेटा? डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। अगर किसी को याद नहीं है तो बेटा यहां देख लें, डेंसिटी जो होता है फॉर्मूला वो मास अपॉन वॉल्यूम, ऐसे आपको करवाया हुआ है। अगर डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो क्या बच्चे आप ये कहोगे सर डेंसिटी इज इक्वल टू मास के लिए केजी और अपॉन वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। केजी के लिए कैपिटल एम, मीटर क्यूब ऊपर गया तो क्या बेटा एल की पावर -3 डेंसिटी की डायमेंशन, यूनिट नहीं डेंसिटी की डायमेंशन। देखें एम एल की पावर -3 और ब्रैकेट जेड। नहीं आया समझ? आ गया, वेरी गुड। देखें सर एल वाले एक साथ, टी वाले एक साथ, एम वाले एक साथ। देखो एम की अंदर मल्टीप्लाई होगी तो एम की पावर जेड हो जाएगा। सर और कोई तो है ही नहीं एम में, इसे मिटा देते हैं यहां से ताकि आपका स्पेस थोड़ा सा बन जाए। हाँ सर, इसके अंदर देखते हैं। सर देखो एल तो बहुत सारे हैं, पहले एम को देखते हैं।
m की पावर z अंतर मल्टीप्लाई करी तो m की पावर हो गया z। l देखें सर, l के अंदर 2 से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो l की पावर 2x, तो इसका इधर वाले का। आगे देखें, क्या इसके अंदर l की पावर y मल्टीप्लाई होगा और फिर पावर ऐड हो जाती है क्योंकि मल्टीप्लाई में l दोनों। वेरी गुड। आगे देखें, क्या ये इससे मल्टीप्लाई हुआ होगा तो क्या ये -3z आया होगा, तो l की तो इतनी बड़ी पावर है, कोई बात नहीं, सॉल्व करनी आई हमें, होने तो इतनी बड़ी पावर। आगे देखें, t का देखें, t एक ही जगह है, अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या t की पावर माइनस में y, नहीं आया समझ, आ गया होगा बेटा, बहुत टफ नहीं है, t की पावर -2, और बहुत सारे ने तो आंसर भी ला दिया होगा। बता कोई दिक्कत है क्या किसी को? कोई दिक्कत नहीं है। तो सर देखिए, m की पावर m से मिलाओ, सर m की पावर m से मिलाऊंगा तो m की पावर यहाँ तो 1 है और यहाँ m की पावर z है, क्या इससे मुझे ये पता चलता है कि सर z इज इक्वल टू 1? हाँ, l की पावर 1 है और l की पावर यहाँ इतना सारा है, तो कोई बात नहीं, इसे बाद में निकाल लेंगे, पहले और निकाल लेते हैं। और क्या सर, पहले t की पावर यहाँ पे कितना है -2 और यहाँ पे t की पावर कितनी है माइनस का y, तो क्या t की पावर -2 इज इक्वल टू t की पावर माइनस का y हो जाएगा? आप कहोगे हाँ, तो क्या माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का y हो जाएगा? क्या माइनस से माइनस जाएगा? क्या y इज इक्वल टू 2 आ गया बच्चे? हाँ, कौन सी बहुत बड़ी बात है, आगे निकालते हैं। सर देखो, अब l की पावर निकालते हैं। सर l की पावर जब निकालने चले, l की पावर 1 इज इक्वल टू, इधर l की पावर 2x, x निकाल चुका हूं क्या? नहीं निकालना है, ठीक है, प्लस y निकाल चुका हूं, हाँ, -3z, z निकाल चुका हूं, हाँ बेटा, y और z दोनों की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। तो देखें सर, l की पावर 2x तो वैसे के वैसे ही, y की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी तो बेटा प्लस का 2, -3 वैसे के वैसे ही, और z की वैल्यू यहाँ से पुट कर दी 1, तो क्या 3 × 1, तो बेटा क्या l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर 2x प्लस 2 -3, क्या 2x -1? हाँ सर, 2x तो ऐसे कैसे ही है, ये +2 है, ये -3 है, तो क्या बेटा माइनस का 1 बचेगा। क्या आप इस हिसाब से कह रहे हो सर 1 इज इक्वल टू 2x -1, क्या ये उधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये क्या 2 इज इक्वल टू 2x। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा सर 2 इज इक्वल, शायद आपको समझ में आ रहा होगा सर 2 से 2 कट जाएगा, दिस गिव्स x इज इक्वल टू 1। बस क्या करते हैं, x y z की वैल्यू निकालते हैं, x y z की वैल्यू आ गई, उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर क्या जाएगा बच्चे, f इज इक्वल टू, f की डायमेंशन इज इक्वल टू k कांस्टेंट होता है, कोई डायमेंशन वायमेंशन लिखने की जरूरत नहीं, वही प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इक्वल टू लगाते हैं तो k कांस्टेंट आता है, 9th से सीखा है ना हमने, वही वाला। आगे देखें, a की पावर x, a यानी कि एरिया की पावर x कितनी आई है 1, अब 1 तो लिखते नहीं है। आगे v की पावर कितनी आई है 2, ठीक है, रो की पावर कितनी आई है 1, हो गया आंसर। देखिए कौन सा भी ऑप्शन था वही आंसर, ओके। जिनसे नहीं हुआ था, जिनको नहीं अजीब लग रहा था, उतारिए, ढंग से समझिए बच्चे, उतारिए ढंग से समझिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब मैं आपको कंपटीशन में आया हुआ है ऑलरेडी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो करा रहा हूं आईआईटी में आया हुआ है। अब आईआईटी में आया हुआ है तो डरना नहीं कि सर आईआईटी का क्वेश्चन है कैसे करेंगे, अभी करो, डोंट वरी, ठीक है। जो सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हैं वो भी आईआईटी का क्वेश्चन करेंगे, तो घबराना नहीं है, हो जाएगा, मेरे साथ चलेंगे, अभी करेंगे, कोई टेंशन नहीं है। उतारें अभी से, आपके लिए क्वेश्चंस लिखे हैं, तो जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं वो आपके या तो साइड में या तो इस साइड में आ रहे होंगे आपके क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन इस साइड में आ रहा होगा या फिर ऐसे ऊपर आ रहा होगा, है ना। क्वेश्चन लिखा है, आप इस क्वेश्चन को पढ़ें, ढंग से समझें, पॉज करें वीडियो को और देखें कहना क्या चाहता है। 1 2 3, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करा होगा आपने, कोशिश की होगी आपने, मैंने ऐसा सोचा है, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अजीब लग रहा है, क्या लग रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा, कोई नहीं, मैं बताता हूं, और जिन्होंने किया है, जिनका आंसर आ गया है वो मिला लेना। देखो अच्छी बात यह है बेटा, कंपटीशन का क्वेश्चन है, पर इसके अंदर 2-3 चीजें गिवन है, सामने लिखा हुआ मैंने, गिवन है। वो ये कह रहा है द साइंटिस्ट मेजर्स लेंथ ऑफ द रोड डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। इसका मतलब क्या कह रहा है कि एक रोड बनाई और उस साइंटिस्ट ने कहा जो ये रोड है ना, इसकी जो लंबाई है वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, डेंसिटी के ऊपर। देखें क्या वो यही कहना चाहता है सॉल्यूशन के लिए, सर जो एक रोड है उसकी जो लेंथ है ना वो किस पर डिपेंड करती है, सबसे पहली चीज जो कही उसमें डेंसिटी, तो रो के ऊपर, है ना। रो गंदा सा लग रहा है, ई जैसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा रो सही बना देता हूं, ठीक है, रो के ऊपर। आगे वो कह रहा है इंटेंसिटी। बेटा ये इंटेंसिटी क्या होती है जरा समझ लें, हल्का सा समझा देता हूं बेटा। इंटेंसिटी का मतलब होता है बच्चे रोशनी कितने एरिया में फैल रही है, उसे कहते हैं इंटेंसिटी। अब आप कहोगे सर ये क्या है इंटेंसिटी, मतलब फीलिंग लेके चलेंगे, कोई जल्दी नहीं है, समझाता हूं। देखो बच्चे, आप मुझे सोच के बताओ कि मैंने 100 वाट का बल्ब लगाया, वो आता है ना 10 रुपए वाला।
ओके गाइस, तो टेंशन वाली बात नहीं है। इंटेंसिटी क्या होती है अभी समझते हैं। जरा समझेंगे कि बेटा मान लीजिए आपके पास 100 वाट का बल्ब है और 100 वाट का बल्ब आप छोटे से अपने बाथरूम में लगा देते हो या फिर अपने छोटे किचन में लगाते हो। छोटे जब आप किचन में लगाओगे 100 वाट का बल्ब तो आपको वहां बहुत रोशनी मिलेगी, बहुत ज्यादा, है ना। अब वही 100 वाट का बल्ब आप बाहर बरामदे में या बाहर जो लॉन होता है उसके अंदर 100 वाट का बल्ब लगाओ और जला के छोड़ दो। क्या बाहर के लॉन में एक 100 वाट के बल्ब से रोशनी बहुत ज्यादा फील होगी कि कम फील होगी? तो आप कहोगे सर कम फील होगी। किचन में 100 वाट का बल्ब लगाता तो रूम छोटा है, 100 वाट का ही बल्ब ज्यादा रोशनी फील करा देगा। लेकिन लॉन में लगाऊंगा तो 100 वाट का बल्ब जहां आपने लॉन में लगाया है, क्योंकि लॉन बड़ा होगा तो वहां पे रोशनी उसके अंदर से कम निकलेगी, है ना। नहीं 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 सर, रोशनी तो 100 वाट के बल्ब में से बराबर निकली है, मुझे लग रही है कि कम है। तो वो इसलिए बच्चे कि पहले जो 100 वाट में से एनर्जी निकल रही थी वो छोटे से एरिया में फैलती थी, अब जो 100 वाट में से एनर्जी निकली है वो इतने बड़े लॉन में फैलती है। तो भाई जब फैल ज्यादा जाएगी तो मिलेगा तो थोड़ा। आपको सर ये क्या हो रहा है? बड़ा आसान है, कोई दिक्कत नहीं। मान लीजिए मान लेते हैं कि आपके जो पेरेंट्स हैं उनके पास 10 करोड़ की संपत्ति है, करोड़पति हो आप, है ना। मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं हो सकता है वो भी, ऐसी बात नहीं है, पर ज्यादातर मान लेते हैं भाई लोग। ठीक है, मान लेते हैं कि आपके जो फादर हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, उनकी 10 करोड़ की संपत्ति है और आप एक लौते बेटे हो, बेटी हो, जो भी हो, या तो बेटे या बेटी, आप एक लौते हो, आपका कोई बहन भाई नहीं है, सिर्फ जस्ट इमेजिनेशन के लिए। तो क्या आपके हिस्से में कितना आएगा? सर आप कहोगे 10 के 10 करोड़ मेरे ही हैं। हाँ, लेकिन अगर आप 2 भाई बहन हो तो क्या 5-5 करोड़ बच जाएंगे? आप कहोगे हाँ। लेकिन अगर आप ये समझो कि आप मान लेते हैं 5 बहन भाई हो तो क्या फिर भाई साहब 2-2 करोड़ आएंगे हिस्से में? हाँ, एक ही 10 करोड़ जैसे जैसे ज्यादा हिस्सों में बटेंगे तो हर किसी का हिस्सा तो छोटा होता जाएगा ना। यही तो मैंने बताया अभी। 100 वाट के बल्ब में से एनर्जी पूरी निकली थी, पर जो एनर्जी पूरी निकली थी वो इतने बड़े एरिया में बट गई। उसी वजह से जो आपको उस एनर्जी का असर था ना, वो असर कम फील हो रहा था। इसलिए कहते हैं लॉन में बल्ब लगाना है तो बड़ा वाला लगाओ, फिर ये 100 वाट से कुछ नहीं होगा। लेकिन किचन में लगाना है तो 10 वाट का भी लगा दोगे तो काम चल जाता है। सही बच्चे, इसलिए बाथरूम्स वगैरह में, टॉयलेट्स वगैरह में छोटे बल्ब लगाते हैं। 0 वाट का भी लगा देते थे पहले, अब तो एलईडी आती है सब जगह, लेकिन जब 0 वाट का बल्ब लगाते थे तो चल जाता था। समझ गया ना बच्चे? चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि कंपटीशन का क्वेश्चन था, फिर भी आईआईटी का क्वेश्चन था, फिर भी उसने इंटेंसिटी का फॉर्मूला दे रखा है कि सर इंटेंसिटी जो होती है वो पावर अपॉन एरिया होती है। हालांकि जब आप 12th में पहुंचोगे तो मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में अच्छी तरह से समझाऊंगा, तब आपको इंटेंसिटी पढ़ने के बाद पता होता कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला पावर अपॉन एरिया होता है। पर क्योंकि क्वेश्चन डायमेंशन का है तो उसने कहा कि आप चिंता मत करो, नहीं याद है तो भी मैं बता रहा हूं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया, गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एरिया। अच्छा, तो यहां पे जो है ये लेंथ, वो ये कह रहा है कि जो लेंथ है वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, लेंथ है डिपेंड करती है इंटेंसिटी पे, और इंटेंसिटी क्या होती है? पावर अपॉन एरिया। कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। इंटेंसिटी के अलावा वो एक और चीज कह रहा है फ्रीक्वेंसी पे, एक और चीज कह रहा है फ्रीक्वेंसी पे। अभी फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटा? फ्रीक्वेंसी याद करो, मैंने कल आपको बताया था कि एक पेंडुलम होता है, वो इधर जाता है वापस आता है, फिर इधर जाता है फिर वापस आता है। तो जितने टाइम में वो एक चक्कर काटता है, एक चक्कर कितने टाइम में काटता है, तो उसे ही क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अगर कोई कहे कि सर ये ऐसे ऐसे चक्कर काट रहा है, अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ? जल्दी जल्दी काटने लग गया। क्यों काटने लग गया आपकी टेंशन नहीं है, लेकिन मैंने हिलाया जल्दी जल्दी काटने लग गया, तो बेटा क्या जल्दी जल्दी काट रहा होगा? आप कहोगे हाँ। क्या कभी कभी इतनी तेज भी घूम सकता है कि 1 सेकंड में 5-6 चक्कर काट जाए? हाँ, इतनी जल्दी भी घुमा सकते हैं, हाथ से नहीं घुमा सकता, मशीन से घुमा सकता हूं। देखेंगे बच्चे, 1 सेकंड में कितने चक्कर कंप्लीट हो जाएंगे उसे ही फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या होते हैं फ्रीक्वेंसी? 1 सेकंड में नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस जो कंप्लीट होते हैं उसे ही क्या कहलाते हैं, या ये कहूं उसे ही क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? देखो सारी चीजें मैं डिटेल में बताऊंगा, इंटेंसिटी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, धीरे धीरे आगे वाले चैप्टर्स में। पर अभी जरूरत है तो ऐसे ना सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना लिख लें, थोड़ा थोड़ा फील आनी चाहिए, क्योंकि बार बार सुनेंगे तभी तो नई चीजें याद होंगी, है ना। चलिए सर, 3 चीजें थी। लेंथ जो है, किसी भी बॉडी की जो लेंथ है वो डिपेंड कर रही है डेंसिटी पे। साइंटिस्ट कह रहा है, हम नहीं कह रहे, वो साइंटिस्ट कह रहा है। और सही है गलत है क्या है क्या नहीं, हमसे कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन सामने आपको सॉल्व करने से मतलब। किस किस पे डिपेंड कर रही है? डेंसिटी पे, रो है ये डेंसिटी है, आई क्या है? इंटेंसिटी है, एफ क्या है बेटा? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है। तो चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे साइड में मैं आपके फॉर्मूले लिख देता हूँ, क्योंकि आपको कुछ फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूले यही हैं,
यही जो मैंने आपको बताया थोड़ा सा फिर से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं ताकि आपको याद रहे कि सर इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है ना पावर अपॉन एरिया होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, सर फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है 1 अपॉन टी, टी मतलब टाइम पीरियड, टी मतलब टाइम, एफ इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, टी मतलब टाइम। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखें सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया, इसकी डायमेंशन निकालो, ठीक है। देखते हैं क्या करें, देखते हैं क्या करें। हमने शुरू करा सॉल्व करना, सर लेट, सबसे पहले लेट करते थे कि एल जो है वो रो के ए पे डिपेंड करता है, आई के बी पावर पे डिपेंड करता है, एफ के सी पावर पे डिपेंड करता है। ऐसे करते थे सॉल्व। अगली लाइन में क्या लेंथ की डायमेंशन कैपिटल एल ही हो जाएगी, हाँ, इज इक्वल टू डेंसिटी, डेंसिटी की डायमेंशन अभी निकाली थी ना पुराने वाले क्वेश्चन में, निकाली थी। जल्दी जल्दी कोशिश करते हैं। सर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास होगी केजी में, केजी यानी कि एम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में ना पाओगे मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब यानी कि एल क्यूब, एल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या एल की पावर -3। अब धीरे धीरे तेरे को ना ओरली आना चाहिए निकालना, फटाक से फॉर्मूला लगा, फटाक से यूनिट सोच और फटाक से डायमेंशन निकाल, ओरली आ जाएगा तेरे को भी। ऐसा नहीं, ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा, तेरे को भी आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं। आई क्या बची, आई क्या है इंटेंसिटी। अब प्रॉब्लम ये है इंटेंसिटी की डायमेंशन लिखनी है, इंटेंसिटी की डायमेंशन नहीं पता आपको, कोई दिक्कत नहीं, डायमेंशन बनानी तो आती है। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है पावर अपॉन एरिया, आपको क्या करना है डायमेंशन बनानी है। कैसे बनाएंगे सर, देखिए सर देखिए इंटेंसिटी इज इक्वल टू पावर अपॉन एरिया है, एरिया की तो मीटर स्क्वायर होती है यूनिट, पावर की क्या होती है याद नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, पावर का भी फॉर्मूला देखते हैं। पावर का फॉर्मूला होता है बेटा वर्क डन अपॉन टाइम, कितना वर्क डन कर रहे हो कितने समय में, वही होती है पावर। फिजिक्स में याद करो, 9th क्लास में पढ़ा था, ठीक है। सबको अप्लाई करते हैं, देखें क्या करें, देखें क्या करें बेटा, याद कर पावर इज इक्वल टू वर्क डन का, याद कर क्या किया था, क्या भी कल परसों वर्क डन की डायमेंशन निकाली थी। वैसे तो अगर ये भी याद नहीं है तो आप इसकी भी निकाल सकते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, है ना। तो लेकिन अब बार बार कितना निकालें, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, उससे भी निकाल सकते हो, नहीं तो पीछे के कॉपी के पन्ने पलटो, उसमें देखोगे कि जो वर्क डन है ना उसकी डायमेंशन निकाली गई है m l की पावर 2 t की पावर -2। बेटा दो डायमेंशन आपको याद करनी है, दो डायमेंशन खासकर से फोर्स और वर्क डन, फोर्स और वर्क डन की डायमेंशन बहुत काम आती है, तो आपको याद रखनी है। चलिए आगे देखें, वर्क डन की डायमेंशन लिखी है सर, अपॉन में क्या है t, अपॉन में क्या है t। अब सर t ऊपर जाएगा तो क्या पावर -3 हो जाएगी, आप कहोगे हाँ, तो सर देखना पावर की जो डायमेंशन थी वो आ गई ml² t की पावर -3। बता कोई दिक्कत, ये तो पावर की आई है, लेकिन अभी इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या एरिया से डिवाइड और करना पड़ेगा, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर, क्या l², नहीं आया समझ, आ गया। तो बेटा ये फ्रीक्वेंसी को थोड़ा नीचे लिख देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखें सर इंटेंसिटी इज इक्वल टू ml², अच्छा सर l² तो l² खा गया, हाँ, तो m t की पावर -3 इंटेंसिटी की यूनिट, m t की पावर -3 इंटेंसिटी की यूनिट, नहीं सर इंटेंसिटी की डायमेंशन, यार डायमेंशन और यूनिट में फर्क होता है, पावर की यूनिट वॉट होती है, सुना है ना, हाँ, और इंटेंसिटी यूनिट वॉट पर मीटर स्क्वायर होती है, हाँ, लेकिन डायमेंशन क्या होती है सर, डायमेंशन एरी m l की पावर m t की पावर -3। याद करनी है क्या, नहीं याद करनी है क्या, नहीं, कोई सी डायमेंशन याद करनी ही नहीं है आपको, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट वर्क डन और फोर्स, बड़ी वाली डायमेंशन तो ये याद करनी है, बाकी छोटी मोटी अपने आप हो जाती हैं, के स्पीड की LT-2, एक्सीलरेशन की गलती जल्दी में कुछ और भूल गया, स्पीड और वेलोसिटी की छोटी छोटी अपने आप जल्दी याद हो जाती हैं, LT-1 और एक्सीलरेशन की LT-2। फोर्स की और वर्क डन की आपको याद करनी पड़ेगी, इंटेंसिटी की आपको डायमेंशन निकालनी है, कोई यादवाद नहीं करनी। आगे देखें फ्रीक्वेंसी, सर क्या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1/t, टाइम की जो डायमेंशन होगी वो तो t ही होगी, ऊपर आएगा कि तो फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन t की पावर -1 हो जाएगी। हाँ देखो i की डायमेंशन आपके पास है, f की डायमेंशन आपके पास है, उठा के रख दो, कौन सी बहुत बड़ी बात होगी, उठा के रख देते हैं। डेंसिटी ये रहा i ये रहा सर m t की पावर -3, अच्छा सर इसकी पावर a और इसकी i की पावर b, ये भी तो लगा दी। देखिए क्या t की पावर -1 की पावर c, कुछ नहीं आएगा समझ, समझ में सब आ गया। देखिए बच्चे छोड़ना नहीं, खासकर जो सोच के बैठे कंपटीशन निकालना छोड़ना नहीं,
थोड़ा लंडी हो सकता है, तो बेटा लंडी तक आना था, तभी तो आसान वाले कर रहे थे। अगर ये कर रहे हो, आईआईटी का क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या सीबीएसई और नीट वाले तो बड़े आराम से हो जाएंगे। हाँ, और देखो करा कुछ नहीं है, थोड़े से ना फॉर्मूले निकालने में टाइम लग गया, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे भी देखें, हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने कर भी लिया हो। L इज इक्वल टू, सर m वाले एक साथ, एक यहाँ है एक यहाँ है, तो क्या m की पावर a प्लस बी हो जाएगी। हाँ सर, L वाले एक साथ, L वाला बस यहाँ है, क्या माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या L की पावर -3 हो जाएगी। हाँ देखें, क्या t है क्या, हाँ सर ये रहा, माइनस का 3 भी, t की पावर माइनस का 3 भी, और इधर आ जाएगा माइनस का c। बता कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। सर यहाँ पे L के अलावा बाकी कुछ नहीं है, तो क्या मैं इसे यहाँ m की पावर 0 और t की पावर 0 बोल सकता हूँ। आप कहोगे हाँ, तो क्या यहाँ से m की पावर 0 इज इक्वल टू m की पावर a प्लस b, दिस गिव्स क्या a प्लस b इज इक्वल टू 0। क्या यहाँ से a इज इक्वल टू माइनस b आ जाएगा। पहली क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन, किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़ते हैं। सर आगे देखते हैं, अब t की पावर 0 को मिला लो। सर ये देखो, ये t की पावर 0 और ये देखो l। अच्छा पहले l को मिला लेते हैं, पहले l को मिला लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, l की पावर 1, यहाँ पे क्या है, l की पावर -3 है, तो सर l की पावर 1 इज इक्वल टू l की पावर -3 है, तो क्या इस हिसाब से 1 इज इक्वल टू -3 है। इस हिसाब से क्या बेटा a की, एक सेकंड बोल रहा, हाँ इस हिसाब से क्या बेटा a इज इक्वल टू 1/-3। क्या मैं ऐसे कह दूं सर -1/3। किसी को प्रॉब्लम है तो बच्चों पूछ लो। अच्छा यार पूछोगे कैसे बेटा, जल्दी जल्दी लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। बेटा जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे शेयर करके आएंगे, जुड़ेंगे, सब्सक्राइब होंगे, 1000 सब्सक्राइबर्स होते ही हम ऑनलाइन क्लास लिया करेंगे। ऑनलाइन क्लास में रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी और आप में से क्वेश्चंस और आंसर्स पूछ भी पाओगे। अपने आपके सीनियर भाई बहन होंगे, आपके जूनियर भाई बहन होंगे, सब्सक्राइब भी तो करना है। बस 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दो, है ना, 1000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ जल्द से जल्दी। आगे देखते हैं, इतना आगे सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चे, रिपीट करके देखना, नहीं तो कमेंट्स में पूछना। एक बच्चे ने मेरे से कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा था, हो सकता है बाकी बच्चों को भी प्रॉब्लम हो, उसकी वीडियो बनानी पड़ेगी। मैं वीडियो बना के अभी कमेंट में शेयर करूंगा। फिलहाल आप ये देखें, यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। तो बेटा a इज इक्वल टू -b, a इज इक्वल टू माइनस का 1/3। तो सर a की वैल्यू माइनस का 1/3 आ गई, तो क्या मुझे b की भी वैल्यू पता चल गई। हाँ सर, a की जगह अगर -1/3 रखूंगा तो क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, तो क्या बेटा b की वैल्यू प्लस का 1/3 आ जाएगी। यार किसी को नहीं समझ में आया तो देखो दोबारा रिपीट कर लेना, हालांकि ये बहुत इजी चीज है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे इधर लिख देते हैं क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा और क्वेश्चन लंबा तो है ही। तो आईआईटी का क्वेश्चन है बच्चे, 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एक आईआईटी में, ये एक क्वेश्चन 4 नंबर का आया हुआ है, समझ गया ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, अभी तो पहली बार सीख रहे हैं। अगर आपको समझाना रहा होता तो मैं आधे मिनट में कर देता, ये आधे मिनट से भी कम में। मैं मतलब आपकी उम्र में, आपके जैसे स्टूडेंट्स आधे मिनट में कर देते हैं, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आगे देखें, a की वैल्यू पता चल गई, b की वैल्यू पता चल गई, निकालनी और किसकी बच गई है सर, c की। ये रहा सर, t की पावर -3b -c इज इक्वल टू 0। तो क्या मैं यहां लिख दूं सर, t की पावर 0 इज इक्वल टू t की पावर -3b -c। तो क्या -3b -c इज इक्वल टू 0 के हिसाब से क्या -3b इज इक्वल टू c। भाई माइनस उधर चला गया। अच्छा b की वैल्यू तो मेरे पास है प्लस की 1/3, तो सर b की वैल्यू तो मेरे पास है प्लस के 1/3, क्या कट जाएगा, तो क्या बेटा c की वैल्यू 1 आ जाएगी। सर नहीं, -1 आएगी। क्या जबरदस्ती 1 लिख रहे हो, है ना। चलो ठीक है, a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू हो गई, हो गया काम। ये करना था, यही पूछ रहा था वो, a b c की वैल्यू बताओ, ये पूछा था उसने आईआईटी में, 4 नंबर क्वेश्चन में। बस आ गया आंसर, है ना। आगे तो तू जानता बेटा क्या लिखेगा सर, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर a यानी कि रो की पावर माइनस की 1/3, I की पावर b यानी कि प्लस की 1/3, F की पावर c यानी कि माइनस की 1। बस आंसर हो गया। समझ में आया, नहीं आया तो रिपीट करो, मोस्ट प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा। अगर अभी भी प्रॉब्लम है रिपीट करो, नहीं आया तो कमेंट्स में बताना, मैं फिर कोशिश करूंगा आपको समझाने की। यही क्वेश्चन को अलग तरीके से सोचेंगे, समझेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे। कमेंट्स में बताओ बस, ठीक है बच्चे। अभी उतारिए, उतार लेना है, छोड़ना नहीं है। कभी सोचो यार हमें आईआईटी के लेवल तक नहीं पढ़ना, ऐसा कुछ नहीं है। आईआईटी का लेवल कुछ भारी नहीं है। और भाई साहब आजकल ये नीट में भी आते हैं, कोई आजकल का सवाल नहीं है, 2-4 साल पहले का सवाल है। तो नीट में भी आते हैं और कंपटीशन में भी आते हैं, सारे के सारे, ठीक है। चलिए उतार लीजिए। तो आपने देखा बेटा, मैंने 3 तरीके के क्वेश्चंस करा दिए हैं। एक सिंपल वाला एनसीईआरटी का,
हालांकि एनसीईआरटी वाला सिंपल नहीं है, वो भी आपके बहुत एग्जाम्स में कंपटीशन में आया हुआ है। बच्चे तो याद कर लेते हैं उसका आंसर और फटाक से बिना सॉल्व करे आंसर दे आते हैं, पर वो सजेस्ट नहीं करूंगा मैं आपको। ये एक याद करना कभी नहीं है फिजिक्स में। चीजें याद अपने आप हो गई तो भाई याद हो गई तो फिर भुलाओ थोड़ी सकते हो, है ना। तो लेकिन याद नहीं करनी कभी भी। खैर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी वाला किया सेम चीज पे। फिर लैंग्वेज बदल के क्वेश्चन कैसे आता है मैंने आपको वो भी सिखा दिया। फिर थर्ड क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया एक टफेस्ट लेवल को आज तक आईआईटी में ऐसे ही क्वेश्चन आया है, इससे तो हल्के आते हैं। फिर ऐसा नहीं है इसके अलावा आईआईटी में क्वेश्चन नहीं आए या नीट में क्वेश्चन नहीं आए होंगे, पर वो इसके सामने हल्के हैं। ठीक है, तो आप वो आराम से कर लोगे। तो अब इस तरीके से क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से और होमवर्क देता हूं इस तरीके का, फिर ये वाला टॉपिक खत्म करते हैं। अब जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं किसी भी बुक को उठा लेना, सारे कर पाओगे। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कोर्स पूरा दूंगा, कोई भी चीज छोड़ूंगा नहीं, पर फालतू का ज्ञान भी नहीं दूंगा कि मैं आपको बहुत टफ क्वेश्चंस करा रहा हूं। बहुत बुक्स आती हैं, बहुत सारी फॉरेन राइटर्स की आती हैं, इरोडो की बहुत सारे अजीब क्वेश्चन या बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनसे आपका मतलब ही नहीं है। आईआईटी में आते ही नहीं है, आईआईटी में भी नहीं आते। तो सोचो नीट और बीएससी एंट्रेंस, बीएचयू एंट्रेंस बोर्ड में, इसमें कहाँ आएंगे? वो बेकार का आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। कोई अपना मतलब शो ऑफ करने के लिए कि देखो मेरे को इतनी नॉलेज है, वो सब पढ़ा देते हैं। भाई पढ़ा हम भी दें, पर उससे मिलेगा क्या? सिर्फ सीधा काम की चीज, फालतू की बकवास नहीं। लेकिन काम की चीज एक भी नहीं छोड़ूंगा, ये मेरी गारंटी है। यहां नहीं होगा तो प्रैक्टिस में, क्वेश्चंस में होगा। ठीक है, चलिए मैं लास्ट क्वेश्चन देता हूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने पेंसिल से लिखा हुआ है, पेन से मतलब क्वेश्चन आपके सामने आ रहा होगा। तो एक बार मैंने यहाँ पे साइड में खड़ा हो जाता हूं। देखिए क्वेश्चन आ रहा है, पॉज करिए, नोट डाउन करिए क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। पॉज करिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, वो नेक्स्ट टॉपिक एक नई चीज के ऊपर बेस्ड है। वो नई चीज क्या है वो मैं समझाता हूं। देखो सर, हमने फॉर्मूला मेकिंग सीख लिया है, यानी कि मैंने 3 एप्लीकेशन में से 3 एप्लीकेशन लिखवाई थी ना कल वाले लेक्चर में, कल या परसों वाले लेक्चर में। 3 एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन सीख चुका हूं। सेकंड एप्लीकेशन सीखने के लिए कुछ बेसिक बात जाननी है, वो बता रहा हूं। समझिए क्या करना चाह रहे हैं। पहली एप्लीकेशन सीख गए, सेकंड एप्लीकेशन की बारी, फिर थर्ड एप्लीकेशन सीखेंगे, डायमेंशन कंप्लीट। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन सीख चुका हूं। सेकंड एप्लीकेशन सीखने के लिए एक छोटू सा टॉपिक, एक्स्ट्रा टॉपिक है, ये आपको आता है, मैं आपको रिवाइज टाइप करा रहा हूं। एक एक्स्ट्रा सा छोटा सा टॉपिक पढ़ना बेटा, होमोजेनिटी। ये होमोजेनिटी क्या है अभी बताता हूं। होमोजेनिटी, ये होमोजेनिटी क्या है अभी बताता हूं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चे, अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास एक एप्पल है, ये छोटू सा क्यूटू सा एप्पल बनाता हूं। ये देखो यार, ये एप्पल तो दिल बन गया। एप्पल यार, ये एप्पल है, बस ऐसा समझो, है ना। ये एप्पल है, ए फॉर एप्पल, लो ए फॉर एप्पल। और मैंने कहा इसके अंदर कुछ तो ऐड करो, अब वो कितना ऐड करना है मुझे पता नहीं, कितना ऐड करना मुझे पता नहीं। और उसके बाद मुझे ये पता चला कि आपके पास 3 एप्पल हो गए। अब 3 इंटू लिख दूं ना, भाई 3 एप्पल बनाऊं या 3 इंटू 1 एप्पल बना के लिख दूं, बात तो एक ही है। इसका मतलब ये है ना 3 एप्पल हो गए। यहां क्या रहा होगा, यहां क्या रहा होगा? सोचो, सोचने का क्या बात है सर, आप मतलब हमसे सोचवा रहे हो। ये भी कोई क्वेश्चन है, ये भी कोई क्वेश्चन है सर। 1 एप्पल है, यहाँ पे 3 एप्पल हो गए, तो यहाँ बीच में क्या हो रहा होगा? इसकी वैल्यू कितनी रही होगी? 2 एप्पल। ऐसे बता रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत बड़ा आइंस्टाइन बनाएंगे हमें इस चीज से। सही कह रहे हो, पर इसी से आइंस्टाइन बनेंगे, मतलब इसी से आगे लेवल पे चलेंगे। पर ये जो छोटी सी चीज है ना, ये बड़ी टफ लगने लगती है कभी कभी आपको, वो ना लगे आगे, उसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ, जरा समझो बेटा। रूल ये है, आज तक आपको पता है, बस मैं आपको याद दिला रहा हूं। सर अगर कोई 2 चीजें ऐड हो रही हैं, मान लो एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, और ये ऐड हो रही है और इससे कोई नई चीज बन रही है, ये नई चीज बन रही है, तो बेटा ये कंपलसरी है कि ये दोनों चीजें सेम हो। मतलब ये कहना चाहता हूं, अगर यहां एप्पल है तो यहां भी एप्पल होना चाहिए, तभी तो रिजल्ट में एप्पल आएगा। क्या ऐसा हो सकता है ये एक एप्पल हो और ये 2 मैंगो हो और इज इक्वल टू 3 एप्पल? ये कैसा लॉजिक है सर? 2 आम लिया आपने, 1 एप्पल लिया, 3 आम कैसे बन जाएंगे या 3 एप्पल कैसे बन जाएंगे? ये भी कोई बात है नहीं। अगर 2 चीजें ऐड होकर एक चीज बन रही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सर यहां पे जो चीज रही होगी वही यहां पे रही होगी? कहने का मतलब अगर ये 1 किलो है तो ये भी 1 किलो रहा होगा। 1 नहीं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, लेकिन होगा किलो ही। क्वांटिटी तो सेम रही होगी ना। अगर ये 1 लीटर है और अगर ये भी पता नहीं, लेकिन यहां पे कुछ 5 लीटर, 3 लीटर, 10 लीटर लिखा है, तो क्या यहां पे वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो, पर होगा तो लीटर ही,
आप कहोगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो हमें पता ही है कि एप्पल एप्पल में जुड़ते हैं, मैंगो मैंगो में जुड़ते हैं, पैसे पैसों में जुड़ते हैं, है ना। आप और मैं जुड़ रहे हैं अभी टीचिंग में एजुकेशन में। तो देखो बात ये है सर, आप ये सब हमें क्यों बता रहे हो, मैं अभी आपको बताऊंगा, मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं। होमोजेनिटी का एक रूल होता है डायमेंशन में होमोजेनिटी का एक रूल होता है, जिसको लिखा क्या जाएगा वो मैं आपके यहाँ पे लगा दूंगा स्क्रीन पे, आप पढ़ लेना। आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा कि डायमेंशंस का जो रूल है वो क्या है, पर लिखना और डेफिनेशन पढ़ना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फील करते हैं, देखिए फील क्या करते हैं। देखो बच्चे, फील करने के लिए मैं आपसे कहता हूं कि मैंने ना वेलोसिटी ली, V फॉर वेलोसिटी। अब बेटा वेलोसिटी में मैंने कुछ तो जोड़ा, मान लो इसकी वैल्यू है k कांस्टेंट नहीं, सर k क्या है पता ही नहीं, ये भी वेलोसिटी है, लो मार्क कर देता हूं। k क्या है सर, k पता ही नहीं क्या है, ठीक है, इज इक्वल टू, मैंने कहा इज इक्वल टू u, ठीक है। u क्या है सर, देखो v जो होती है ना वो फाइनल वेलोसिटी होती है, और u क्या होती है, 9th में पढ़ा था, इनिशियल वेलोसिटी होती है। अभी क्या है हल्का फुल्का अगर याद नहीं है किसी को 9th का तो कोई टेंशन नहीं, 0 to हीरो बैच है ना, 0 to हीरो का बैच है ना, तो 0 से शुरुआत करेंगे। हीरो तो अभी बने थे, देखो IIT वाले क्वेश्चन किया था, वहीं तक जाना है। चले शुरू करते हैं, तो 0 से शुरू ये करते हैं सर। देखिए जब आप मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, और जब आप जा रहे हैं तो आप 20 मीटर पर सेकंड से अपना आराम से स्कूटी पे जा रहे हैं। अब आपके मन में आया ओ स्कूटर तो स्लो चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड से तो मैं ऑफिस के लिए लेट हो जाऊंगा। आप एकदम से, मैंने कहा यार जॉन अब्राहम बनेंगे, रेस बढ़ाओ। एकदम से आपने क्या किया, आपने एकदम से रेस बढ़ाई। जब आपने रेस बढ़ाई तो क्या आपकी स्पीड बदल गई? हाँ। क्या आपकी स्पीड थोड़ी देर में कुछ और हो गई होगी? हाँ। मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से आप जा रहे थे, थोड़ी देर बाद आपकी जो स्पीड है, जो आपकी वेलोसिटी है, स्पीड और वेलोसिटी को एक ही मान के चलेंगे, अभी होती नहीं है एक, पर अभी के लिए मान लें फिलहाल इस चैप्टर में। सर बात यह है कि सर मान लीजिए पहले आपकी जो स्पीड थी वो 20 मीटर पर सेकंड थी, अब आप इस स्पीड बढ़ा के जॉन अब्राहम बने और एकदम से आपने जो अपनी स्पीड है वो 100 मीटर पर सेकंड कर ली। चले कहां से थे, 20 से, कर कितनी ली है, अब कितनी हो गई है फाइनल, 100। तो बेटा फाइनल वेलोसिटी वो जो अब हो गई है, कहां से चले थे, u, उसे कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जो कि वैल्यू 20 है अपने एग्जांपल में। आगे समझ, फाइनल मतलब बाद वाली और u मतलब पहले वाली, सो सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखें, क्वेश्चन ये था ही नहीं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होता है। क्वेश्चन क्या था सर उसमें, क्वेश्चन ये था सर, यहाँ पे लिखा है v वेलोसिटी, यहाँ पे लिखा है u वेलोसिटी, आपको बताना है k की डायमेंशन क्या है, आपको बताना है k की डायमेंशन क्या है, आपको बताना है, ठीक है। अब आप फील करेंगे। पहला तरीका ये है कि आप इसको इधर ले जाएं, उसको इधर ले जाएं, यहां से वहां निकालें, कुछ तो निकालें, वैल्यू आएगी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। समझना बच्चे, बात ये है क्या ये वेलोसिटी है, हाँ, क्या इसमें कुछ ऐड हो रहा है, हाँ, क्या कुछ नया बन रहा है, हाँ। जब ये वेलोसिटी है और इसके अंदर कुछ ऐड होके नया बन रहा है, तो बेटा इस वेलोसिटी के अंदर ऐड तो तभी हो सकता है ना जब जो ये है वही ये हो। मतलब सर अगर ये मैंगो है तो ये भी मैंगो होगा, तभी तो आंसर आएगा। तो अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी तो, मन से ही कह रहा ना, मन में आ रहा ना, अगर ये वेलोसिटी है तो ये भी तो वेलोसिटी होगी, तभी तो नई वेलोसिटी आएगी। नहीं आ रहा समझ आया? ये मैंगो है तो ये भी मैंगो होगा, तभी तो नया मैंगो बनेगा। कितने मैंगोज होंगे 2024 कैलकुलेशन में, ऐसे सोचिए। ये वेलोसिटी है तो ये भी तो वेलोसिटी होगी, तभी तो नहीं बनेगी। मतलब समझा कि नहीं समझा? अगर आपको फील आ चुकी है तो अब आसान भाषा में रूल समझो। आसान भाषा में रूल ये कहता है सर, एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है। एक इक्वेशन में v इज इक्वल टू u प्लस AT, मैंने एक इक्वेशन लिखी, एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स होती हैं उन सब की डायमेंशन सेम होती है। रूल तो ये कहता है, मैंने आपको फीलिंग के लिए पुराना वाला टॉपिक समझाया। देखें रूल क्या कहता है सर, इसके अंदर एक ये वाली टर्म है जो इसकी डायमेंशन होगी, मान लो कैपिटल D है, वही दूसरी वाली टर्म इसकी भी डायमेंशन होगी, इसकी भी कैपिटल D होगी 100%। अगर नहीं हुई तो फॉर्मूला गलत है, जो इक्वेशन आपने लिखी है वो गलत है। अगर नहीं हुई तो उसका मतलब डेफिनेटली होगी। आगे देखें सर, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, और ये सर ये पूरी मिला के एक टर्म है। कभी आप सोचो ये दो हैं, ना, ये पूरी मिला के एक ही टर्म है, ठीक है। कैसे, अभी समझाऊंगा। ये पूरी मिला के एक ही टर्म है, तो सर इस पूरी की मिला के भी एक ही डायमेंशन होगी, हाँ, और वो भी वही होगी जो इसकी है।
अब ये क्या हो रहा है, अगर थोड़ा सा अच्छे से फील लेना है तो आपको एक बात समझो, मेरे से एक बात समझो। अगर मैंने यहां से थोड़ा सा अलग से समझ लेते हैं, अगर मैंने यहां लिखा x प्लस 4z a इज इक्वल टू 3y, ठीक है, मैंने एक इक्वेशन लिखी, उसे छोड़ो इसे समझो। मैंने एक इक्वेशन लिखी, अगर मैंने जो सामने इक्वेशन लिखी है और मैं आपसे ये पूछूं बताओ इसके अंदर कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो दो चार टाइप्स के बच्चे होंगे। पहले टाइप का बच्चा एक आएगा, सर देखो एक टर्म x, दूसरी टर्म 4, तीसरी टर्म z, चौथी टर्म a, पांचवी टर्म 3 और छठी टर्म y। एक तो वो बच्चा होगा, ठीक है, कितनी टर्म्स हैं 6, वो बच्चा गलत बता रहा है। दूसरे तरीके का बच्चा ये कहेगा कि सर देखो 4 को और 3 को तो मत लो, बाकियों को सोचो, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म और ये चौथी टर्म। दूसरा टाइप का बच्चे ऐसे होते हैं, जो आंसर्स मिले हैं, जो आज तक मैं पढ़ाया हूं उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो जो बच्चा ये कह रहा है वो भी गलत। अब समझो बच्चे, इस पूरी की पूरी इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स हैं, सिर्फ 3। आप कहोगे सर ये 3 कैसे हो गई? अगर आपको नहीं आता तभी कहोगे, नहीं तो आपको आता है, नहीं तो आपको पहले पता है। वेरी गुड, समझे जरा। अगर नहीं आता है तो देखें जरा जल्दी से, देखो बच्चे, प्लस माइनस और इज इक्वल टू, तो टर्म्स को सेपरेट करते हैं, टर्म्स को सेपरेट करते हैं, लेकिन डिवाइड और मल्टीप्लाई ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते, ये टर्म्स को सेपरेट नहीं करते। कहने का मतलब समझो, क्या x के बाद प्लस आया है और फिर कुछ है, ये कुछ क्या है बाद में देखेंगे, x के बाद प्लस आया फिर कुछ है, तो x अलग हो गया, प्लस के बाद जो भी आएगा वो अलग हो गया, क्योंकि प्लस तो अलग करता है ना, ठीक है। आगे देखें, जब हम यहां पहुंचे तो 4 इंटू जेड मतलब 4 मल्टीप्लाई जेड। अब मुझे बताओ क्या मल्टीप्लाई डायमेंशन, सॉरी, क्या मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग करता है? आप कहोगे नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई टर्म्स को अलग नहीं करते। तो यहां तो मल्टीप्लाई है ना इनके बीच में, इसके मतलब ये दोनों टर्म सेम है, सेम मतलब एक ही टर्म है, अलग अलग नहीं है, इसको एक ही टर्म माना जाएगा। अच्छा, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है कि डिवाइड में है कि प्लस में है कि माइनस में? माइनस में। अरे नहीं सर, कुछ नहीं लगा, इसका मतलब मल्टीप्लाई में है ना। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरी की पूरी एक ही टर्म है। क्यों? क्योंकि सर सब मल्टीप्लाई में है और मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म को सेपरेट नहीं करते। इज इक्वल टू आया तो बताओ क्या ये पूरा का पूरा हिस्सा इज इक्वल टू आते ही बाकी आगे से अलग हो गया? आप कहोगे हाँ, इज इक्वल टू तो अलग करते हैं ना। इज इक्वल टू के आगे देखें 3 और y, तो बेटा जब मैं यहाँ पे चला 3 और y मल्टीप्लाई में, तो क्या है पूरी की पूरी एक टर्म है। समझ लेना बच्चे, प्लस बीच में आना चाहिए, माइनस आना चाहिए या इज इक्वल टू आना चाहिए, तब तो सेपरेट होंगी टर्म्स, नहीं तो नहीं होंगी। ये बात समझ में आया? अब डायमेंशन का रूल समझे। डायमेंशन का रूल ये है कि इस चीज में जितनी भी टर्म्स हैं, हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन गलत है, नहीं तो इक्वेशन गलत है। क्वेश्चन क्या गलत है? इक्वेशन गलत है जो लिखिए, समझते? और फील आ जाएगी जब आप क्वेश्चन करेंगे। ये थी इसकी, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये है थ्योरी। इसको बच्चे अच्छे से दिमाग में बिठा लेना। प्लस माइनस सेपरेट करता है टर्म्स को, मल्टीप्लाई डिवाइड टर्म्स को सेपरेट नहीं करता। चले आगे देखें। अब अपना रूल क्या कहता है? होमोजेनिटी रूल। होमोजेनिटी रूल क्या कहता है? होमोजेनिटी रूल, सर होमोजेनिटी रूल ये कहता है कि पहले पता लगाओ इसमें टर्म्स कितनी है। तो आप देखोगे सर v इज इक्वल टू, टर्म अलग हो गई, एक टर्म ये रही, सर देखो इज इक्वल टू आया तो ये अलग है, इज इक्वल टू आया तो ये, क्या ये दूसरी एक और टर्म है? हाँ, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है। चलिए प्लस आया, आगे देखिए क्या मल्टीप्लाई में है? क्या मल्टीप्लाई में टर्म अलग होती है? नहीं, अभी ठीक है ना। क्या मल्टीप्लाई में है तो इसका टर्म मतलब ये पूरी की पूरी टर्म एक है? आप कहोगे हाँ। तो बच्चे अगर मैं कहूं कि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, तो इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, एक टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म। इसके अंदर सिर्फ कितनी टर्म्स है? 3 टर्म्स है। नहीं आ रहा समझ? आ रहा है। अब रूल क्या कहता है? सर रूल ये कहता है कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए, तब तो ये इक्वेशन सही है। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये डायमेंशन 100% गलत है। अब जरा समझना मेरी वर्डिंग्स पे, जरा ध्यान से। अगर इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है और इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है, तब ये सही हो भी सकता है। लेकिन अगर ये डायमेंशन इसकी डायमेंशन इसके और इसकी डायमेंशन इसके इक्वल नहीं हुई, तब ये 100% गलत है। ये जरा अजीब सा वर्ड है, ये जरा अजीब सी लाइनिंग है ये वाली, इसे फील कर लेना। अगर डायमेंशन सबकी सेम हुई तो इक्वेशन सही है, इस बात की गारंटी नहीं है।
तब अगर डायमेंशन सबकी सेम है तो इक्वेशन सही हो भी सकती है, जरूरी नहीं। लेकिन अगर किसी की भी डायमेंशन गलत है, अगर किसी की भी डायमेंशन सेम नहीं आई तो इक्वेशन 100% गलत है, 100% गलत है। आप कहोगे कैसे? अभी बताते हैं। एक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है और एक इक्वेशन आपके सामने लिखी है, इसको यूज करेंगे हम। ठीक है, ये मिटा देता हूं कि जो मैंने फालतू की चीजें करी थी, सीधा इक्वेशन लिखते हैं। मैंने आपको दो क्वेश्चन दूंगा। पहला क्वेश्चन v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, ये वाला। दूसरा क्वेश्चन F यानी कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए प्लस वी। ठीक है, चलिए देखें। फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, पता है ना? फोर्स, मास, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। ठीक है, क्या कह रहा है? चेक if they are correct or not। अच्छा, मैंने यहां नहीं लिखा डायमेंशंस के हिसाब से। आप कहोगे सर मुझे तो पता ही है कि ये फॉर्मूला सही है, क्योंकि मैंने 9 से पढ़ा है, इज इक्वल टू प्लस एटी, मुझे तो पता ही है सही है। आप कह तो सही रहे हो, पर मैं कह रहा हूं कि डायमेंशंस के हिसाब से चेक करके बताने, क्योंकि अभी तो हम सीख रहे हैं ना, बाकी आगे देखेंगे। चेक इफ दे आर करेक्ट और नॉट। आपको क्वेश्चन ये दिया हुआ, चेक करेंगे मेरे साथ। देखिए कैसे। इसकी टर्म की डायमेंशन निकाल। क्या है? वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी की जो डायमेंशन आएगी, क्या एल टी माइनस वन आएगी? बहुत बार पढ़ चुका हूं मैं। हाँ, इज इक्वल टू, तो इसकी देख, अब इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए। तो बेटा ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी? एल टी माइनस वन। सर इनिशियल होके फाइनल हो है तो वेलोसिटी ही, इनिशियल होके फाइनल हो है तो वेलोसिटी ही, है ना? आगे देखें। अच्छा, प्लस ए क्या है? एक्सेलरेशन। क्या एक्सेलरेशन? एल टी की पावर माइनस टू होता है, सीखा तो है? हाँ, इनटू बेटा क्या टी है? टी क्या यानी कि मल्टीप्लाई में टी। हाँ, तो देखें क्या इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है? हाँ, पर क्या ये डायमेंशन इसके भी इक्वल होनी चाहिए? आप कहोगे हाँ, एक्सेलरेशन की तो एल टी माइनस टू थी, पर ये वाला टी इसके मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई करो ना। ये टर्म पूरा एक साथ लिया जाता है, एक टर्म है ना। तो देखो एल टी की पावर माइनस टू इंटू टी, तो क्या बेटा ये एल टी की पावर माइनस वन ही बन जाएगा। तो देखो सही तो है, सही तो है। इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल, सब आपस में एक दूसरे के इक्वल। तो बेटा ये तो सही है, इस हिसाब से तो करेक्ट इक्वेशन सही है। तो ये इक्वेशन तो सही है नहीं थी, ये इक्वेशन तो पहले से सही होनी ही थी। ये तो 9 से पढ़ाया आपने, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, v इज इक्वल डी प्लस एटी। तो समझ गए आप लोग। अब ये सेकंड वाली इक्वेशन, तो बेटा अब हम सेकंड वाली इक्वेशन F इज इक्वल टू एम ए प्लस वी को चेकआउट करते हैं कि क्या ये सही है? मे भी सही हो और मे भी सही ना हो। चलिए देखें बेटा, चेक अगर हमें करना है तो हम देखेंगे कितनी टर्म्स है इसके अंदर। तो एक टर्म ये है, इज इक्वल टू है, तो ये पूरी एक टर्म है, फिर प्लस है, तो ये पूरी एक टर्म है। कहने का मतलब 3 टर्म है। हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। इस टर्म की डायमेंशन देखें, क्या फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट मैंने कहा था आपको, यूनिट और डायमेंशन याद कर लीजिए, एम एल टी माइनस टू। इधर देखें सर, एम की होती है केजी के लिए हो जाएगा कैपिटल एम। ए की होती है एल टी माइनस टू। तो बेटा अगर एक साथ लिखूंगा तो ये एम एल टी माइनस टू ही तो है। तो सर ये इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन तो चेकआउट है, सही। अब इस वाले की डायमेंशन और इस वाले की डायमेंशन मिलाते हैं। ठीक है सर, इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस टू है। अब क्या ये इसकी इक्वल है? सर ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन होगी एल टी माइनस वन। क्या ये दोनों सेम है? नहीं। अगर ये दोनों सेम नहीं है तो जो इक्वेशन सामने लिखी है 100% रॉन्ग है। तो वो आपसे ये पूछेगा कि जो इक्वेशन सामने लिखी है चेक करके बताना है डायमेंशंस के हिसाब से इट इज करेक्ट और रॉन्ग। बस इतना सा क्वेश्चन बताया कि नहीं है? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं, ठीक है? होमवर्क के अंदर आप चेकआउट करके बताएंगे कि क्या इक्वेशन सही है कि क्या इक्वेशन गलत है। मैं आपको होमवर्क देता हूं, होमवर्क लिख ले, ठीक है? मैं देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, क्वेश्चन नहीं है कुछ, वो कुछ कॉन्सेप्ट समझाना है मुझे उस क्वेश्चन की मदद से, इसलिए क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। देखें, मैंने कहा सर काइनेटिक एनर्जी, सुना है ना काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2। मैंने आपसे कहा और आपसे पूछा क्या ये डायमेंशनली सही है, क्या डायमेंशनली गलत है? पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 10as। दो क्वेश्चन है आपके सामने, आपको बताना है इट इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। कैसे पता लगाएंगे, याद रखिए इसकी डायमेंशन इज इक्वल टू होनी चाहिए पूरे की डायमेंशन के, और इसकी इसके साथ और इसकी इसके भी इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसे यहां चेक करेंगे इसकी डायमेंशन इसके इक्वल होनी चाहिए और फिर इस पूरे के भी इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि एक ही टर्म है ना मल्टीप्लाई में, हर टर्म की डायमेंशन सेम होती है। तो बेटा ये है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ये है सेकंड एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस का टॉपिक आपने पढ़ा है, अभी स्टार्टिंग हुई है बच्चे, अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। कल इसके और टाइप ऑफ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, समझेंगे जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है बच्चे, जैसे मैंने आपको बीच में भी कहा था वीडियो के, आज के लिए तो हम इतना ही रखते हैं, पर प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रेगुलर रहें चैनल पे, ताकि आपके बीच में कोई भी वीडियोस मिस ना हो। बेल आइकन को दबा लें, कोई नई वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। कोई रिक्वेस्ट करनी हो, जैसे और क्लासेस, कौन सी क्लास की वीडियो चाहिए आपको, 10th क्लास की बनाना शुरू करूं, 9th की शुरू करूं या फिर 12th की शुरू करूं, कौन सी क्लास की वीडियोस बनाना और क्लासों की शुरू करूं, पहले बनाऊंगा मैं धीरे धीरे सबकी, पर पहले कौन सी शुरू करूं इसको बताइएगा, आप कमेंट में बताइएगा। उसी हिसाब से जैसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी हिसाब से हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो अब जो इसके ऊपर आएगी उसमें आप सीखेंगे बेटा कि होमोजीनियस इक्वेशन का इस्तेमाल करके एक्चुअल में क्वेश्चन कैसे आते हैं। एग्जाम में एक्चुअल के क्वेश्चन 90% चांसेस हैं ऐसे नहीं आएंगे सामने, ना ना ना। ऐसा तो असली दुनिया में, ऐसा समझ, मान ले तो साइंटिस्ट है, मान ले तू साइंटिस्ट है, कोई तेरे से आके बड़ा, तेरे से भी बड़ा साइंटिस्ट कोई तेरे से आके तेरे को ये कहता है कि बेटा ये मैंने फॉर्मूला बनाया है, आपको चेक करके बताना है कि ये सही है या नहीं। तो आप क्या करोगे, सर फॉर्मूला चेक करना है ना, तुम एक्सपेरिमेंट करते रहो, मैं फॉर्मूला कैसे चेक करूंगा। यानी कि आप जो साइंटिस्ट हो, आप उस बड़े वाले साइंटिस्ट को फॉर्मूला चेक कैसे करोगे, आप कहोगे हटाओ फॉर्मूला बताओ, आप फॉर्मूला लिखोगे, चेक करोगे क्या वो डायमेंशनली सही है या नहीं। अगर वो फॉर्मूला डायमेंशनली इनकरेक्ट हुआ, आप कह दोगे बट साइंटिस्ट बावला है, कुछ नहीं आता है, सब गलत है तो गलत है, ये रूल है बस। तो बड़े आसानी से पता लगाया जा सकता है कोई भी फॉर्मूला जो आपके सामने लिखा है वो सही है या गलत है, यही है तरीका उसे पता लगाने का। ओके बच्चे, चलिए टेक केयर, बाय।